इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिट 1 को बहुत ही आसान भाषा में समझने वाले हैं। अगर आप BA, LLB, BCA, कम्पेटिटिव एग्जाम्स या जनरल नॉलेज के लिए भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इस यूनिट में हम स्टेप बाय स्टेप इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। साथ ही जानेंगे कि भारत का संविधान क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास, जिसमें हम पढ़ेंगे ब्रिटिश शासन के दौरान हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साथ ही समझेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या थी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्या भूमिका रही। और अंत में जानेंगे कि संविधान कैसे बना और 26 नवंबर 1949 तथा 26 जनवरी 1952 का क्या महत्व है। फिर हम बात करेंगे प्रीएम्बल और बेसिक स्ट्रक्चर की, यानी प्रीएम्बल क्या है, इसमें लिखे शब्दों का अर्थ जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक और साथ ही जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है। इसके अलावा हम समझेंगे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है और केशवानंद भारती केस 1973 क्यों इतना महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम जानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका होती है और जुडिशियल रिव्यू तथा जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है, आर्टिकल 12 से 35 तक क्या है बताया गया है और भारत में कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। साथ ही समझेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, 92 अमेंडमेंट 1976 क्या है और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी हैं। और अंत में हम जानेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP के बारे में, यानी DPSP क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके प्रकार क्या है और फंडामेंटल राइट्स और DPSP के बीच क्या संबंध है। तो चलिए अब यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू करते हैं और सबसे पहले समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। संविधान क्या होता है? संविधान किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च कानून होता है। ये एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसमें देश को चलाने के लिए आवश्यक नियम, सिद्धांत और व्यवस्थाएं तय की जाती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो संविधान ये निर्धारित करता है कि देश की सरकार कैसे काम करेगी, सरकार के अलग अलग अंगों की शक्तियां क्या होंगी और नागरिकों के अधिकार तथा कर्तव्य क्या होंगे। हर संगठित समाज या राष्ट्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता होती है। जैसे किसी स्कूल को चलाने के लिए नियम होते हैं, किसी कंपनी को चलाने के लिए नियम होते हैं। उसी प्रकार पूरे देश को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए संविधान बनाया जाता है। इसलिए संविधान को किसी भी राष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था की आधारशिला माना जाता है। संविधान केवल सरकार को चलाने के नियम ही नहीं बताता, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस प्रकार संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता और न्याय की रक्षा करता है। संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी भी देश में संविधान इसलिए आवश्यक होता है ताकि शासन व्यवस्था सही और व्यवस्थित तरीके से चल सके। यदि किसी देश में संविधान न हो तो सरकार अपनी मर्जी से फैसले ले सकती है और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा नहीं हो पाएगी। संविधान ये सुनिश्चित करता है कि देश में शासन कानून के अनुसार हो और हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। संविधान सरकार के 3 मुख्य अंगों विधायिका, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी के बीच शक्तियों का विभाजन भी करता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कोई भी संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन जाए और सभी संस्थाएं संतुलन में काम करें। इसके अलावा संविधान नागरिकों को कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है, जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता।
ये अधिकार नागरिकों को सुरक्षित और स्वतंत्र जीवन जीने में मदद करते हैं। संविधान देश में लोकतंत्र को मजबूत करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार जनता के हित में कार्य करे। इसलिए कहा जाता है कि संविधान किसी भी लोकतांत्रिक देश की आत्मा होता है। भारत का संविधान क्या है? भारत देश का सर्वोच्च कानून है जो पूरे देश की शासन व्यवस्था को नियंत्रित करता है। ये बताता है कि भारत में सरकार कैसे बनेगी, सरकार के अलग अलग अंग कैसे काम करेंगे, नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और देश की न्याय व्यवस्था कैसे कार्य करेगी। भारतीय संविधान को बनाने का कार्य संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा किया गया था। संविधान सभा ने कई वर्षों की चर्चा और विचार विमर्श के बाद संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1939 को अपनाया गया और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसी दिन भारत एक गणतंत्र रिपब्लिक देश बना और इस दिन को हर वर्ष गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान माना जाता है। जब इसे पहली बार लागू किया गया था तब इसमें 350 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियों शेड्यूल्स थीं। समय समय पर संशोधन होने के कारण अब इसमें अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या बढ़ चुकी है। भारतीय संविधान बहुत विस्तृत रूप से लिखा गया है ताकि देश के हर क्षेत्र और परिस्थिति को ध्यान में रखा जा सके। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इसे दुनिया के अन्य संविधानों से अलग बनाती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें देश की शासन व्यवस्था से जुड़े लगभग सभी विषयों को विस्तार से समझाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश, डेमोक्रेटिक देश है। यहाँ सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है। नागरिक चुनाव के माध्यम से अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और वही प्रतिनिधि संसद और सरकार का निर्माण करते हैं। तीसरी विशेषता ये है कि भारत में संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम है। इसका मतलब ये है कि शासन की शक्तियाँ 2 स्तरों पर विभाजित होती हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। दोनों के अधिकार संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हैं। चौथी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, सेक्युलर स्टेट है। इसका अर्थ है कि भारत का संविधान सभी धर्मों को समान सम्मान देता है और सरकार किसी एक धर्म का समर्थन नहीं करती। हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। इसके अलावा भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स प्रदान करता है जो उनकी स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था भी है जिससे ये सुनिश्चित होता है कि न्याय निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से दिया जाए। इस प्रकार भारतीय संविधान न केवल देश की शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करता है बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा भी करता है और लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। द हिस्ट्री ऑफ द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के निर्माण का इतिहास। भारतीय संविधान का निर्माण एक बहुत लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। ये केवल कुछ वर्षों में तैयार नहीं हुआ बल्कि इसके पीछे लगभग 200 वर्षों का राजनीतिक और प्रशासनिक विकास जुड़ा हुआ है। जब भारत पर ब्रिटिश शासन था उस समय कई ऐसे कानून और अधिनियम बनाए गए जिन्होंने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक व्यवस्था की नींव रखी। इन अधिनियमों और सुधारों ने प्रशासनिक ढांचे को बदलते हुए अंततः भारत को एक स्वतंत्र संविधान बनाने की दिशा में आगे बढ़ाया। इसलिए भारतीय संविधान के निर्माण को समझने के लिए ब्रिटिश काल के संवैधानिक विकास को समझना बहुत आवश्यक है। ब्रिटिश शासन और संवैधानिक विकास 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति स्थापित कर ली थी। शुरुआत में कंपनी केवल व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रशासन और शासन पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया। जैसे जैसे कंपनी की शक्ति बढ़ती गई, ब्रिटेन की संसद ने भारत के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए। इन कानूनों ने भारत में शासन व्यवस्था को व्यवस्थित करने की कोशिश की और धीरे धीरे एक संवैधानिक ढांचा विकसित हुआ। यही ढांचा आगे चलकर भारतीय संविधान के निर्माण की आधारभूमि बना। रेगुलेटिंग एक्ट 7730 रेगुलेटिंग एक्ट 7730
भारत में संवैधानिक सुधारों की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। इस अधिनियम को ब्रिटिश संसद ने इसलिए लागू किया क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार और अव्यवस्था बढ़ती जा रही थी। इस अधिनियम के माध्यम से पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत के प्रशासन में सीधे हस्तक्षेप किया। इस कानून के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया और उनके साथ 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई। साथ ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई ताकि न्यायिक व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके। रेगुलेटिंग एक्ट ने भारत में प्रशासनिक और न्यायिक सुधारों की शुरुआत की और ब्रिटिश संसद का नियंत्रण कंपनी के ऊपर स्थापित किया। चार्टर एक्ट ब्रिटिश संसद ने समय समय पर कई चार्टर एक्ट्स पारित किए जिनका उद्देश्य भारत के प्रशासनिक ढांचे को सुधारना और व्यवस्थित करना था। इन अधिनियमों ने भारत में शासन की संरचना को धीरे धीरे बदल दिया। चार्टर एक्ट 1813 के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और अन्य ब्रिटिश व्यापारियों को भी भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा मिशनरियों को भारत में शिक्षा और धर्म प्रचार के लिए आने की अनुमति दी गई। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813 लागू किया गया, जिसने भारत के प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत कर दिया। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और पूरे भारत का प्रशासन उनके अधीन कर दिया गया। ये अधिनियम भारत में केंद्रीकृत शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टागू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य भारतीयों को शासन में कुछ हद तक भागीदारी देना था। इसके तहत प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली डायरकी लागू की गई। इस प्रणाली के अनुसार प्रांतों के प्रशासनिक विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। कुछ विषय ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रहे और कुछ विषय भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए। यद्यपि यह व्यवस्था पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन इससे भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में भाग लेने का अवसर मिला और ये भारत में लोकतांत्रिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इस अधिनियम ने भारत में एक विस्तृत प्रशासनिक ढांचा प्रदान किया और बाद में भारत के संविधान के कई प्रावधान इसी से लिए गए। इस अधिनियम के तहत भारत में संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर की व्यवस्था प्रस्तावित की गई, जिसमें केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके साथ ही प्रांतों को स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई, जिससे वे अपने प्रशासनिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से संचालित कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भारत की शासन व्यवस्था को आधुनिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और यह भारतीय संविधान के लिए एक महत्वपूर्ण आधार बना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन जब भारत की स्वतंत्रता का समय निकट आने लगा तो ये आवश्यक हो गया कि देश के लिए एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक संविधान बनाया जाए। इसी उद्देश्य से 1946 में संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। संविधान सभा का कार्य भारत के लिए एक ऐसा संविधान तैयार करना था जो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित हो और देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों और समुदायों के प्रतिनिधि शामिल थे ताकि संविधान निर्माण में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ड्राफ्टिंग कमेटी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की भूमिका। संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए संविधान सभा ने ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर थे। डॉक्टर अम्बेडकर एक महान विधिवेत्ता, समाज सुधारक और विचारक थे। उन्होंने संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके नेतृत्व में ड्राफ्टिंग कमेटी ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों को व्यवस्थित रूप से तैयार किया और उन्हें संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया। संविधान निर्माण में उनके योगदान के कारण उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार, आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। संविधान बनने की प्रक्रिया भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। इस दौरान संविधान सभा ने कई बैठकों में विभिन्न विषयों पर चर्चा की और कई संशोधन किए। संविधान सभा की कुल 11 सत्रों में लगभग 150 बैठकों का आयोजन किया गया। इन बैठकों में संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर गहराई से विचार किया गया
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि संविधान देश की आवश्यकताओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। अंततः कई चर्चाओं और संशोधनों के बाद संविधान का अंतिम मसौदा तैयार किया गया। 26 नवंबर 1949 और हटा 26 जनवरी 1952। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। इस दिन संविधान को अपनाया गया और इसे भारत का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया। हालांकि संविधान को पूरी तरह लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तिथि चुनी गई। ये तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस का संकल्प लिया था। इसलिए इस ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान को इसी दिन लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत आधिकारिक रूप से एक गणतंत्र रिपब्लिक बन गया और तभी से हर वर्ष इस दिन को पूरे देश में गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार भारतीय संविधान का निर्माण एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया, गहन विचार विमर्श और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर किया गया था, जो आज भी भारत की शासन व्यवस्था और नागरिकों के अधिकारों की नींव बना हुआ है। प्रीएम्बल एंड द बेसिक स्ट्रक्चर, प्रस्तावना और संविधान की मूल संरचना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे प्रीएम्बल कहा जाता है, संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि इसमें संविधान के मूल उद्देश्य, आदर्श और मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान बनाया गया तो ये आवश्यक था कि संविधान के प्रारंभ में ये स्पष्ट किया जाए कि ये संविधान किन मूल्यों और आदर्शों पर आधारित है और इसका उद्देश्य क्या है। इसलिए संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई। प्रस्तावना ये बताती है कि भारत किस प्रकार का देश है और यहाँ की शासन व्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत के नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताएं प्रदान की जाएंगी। इस प्रकार प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और दिशा को स्पष्ट करती है। प्रीएम्बल क्या है? सरल शब्दों में कहा जाए तो प्रीएम्बल संविधान का प्रारंभिक परिचय, इंट्रोडक्शन है। यह संविधान के उद्देश्यों, आदर्शों और मूल सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान किसके द्वारा बनाया गया है, किस उद्देश्य से बनाया गया है और ये देश को किस दिशा में ले जाना चाहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत इन शब्दों से होती है, हम भारत के लोग। इसका अर्थ ये है कि भारत का संविधान किसी राजा या शासक ने नहीं बनाया, बल्कि भारत के लोगों ने स्वयं अपने लिए ये संविधान बनाया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। प्रीएम्बल के मुख्य शब्द। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख किया गया है, जो भारत की शासन व्यवस्था और मूल मूल्यों को दर्शाते हैं। ये शब्द भारत की पहचान और संविधान की विचारधारा को व्यक्त करते हैं। सॉवरेन। सॉवरेन का अर्थ होता है संपूर्ण रूप से स्वतंत्र और सर्वोच्च शक्ति वाला देश। इसका मतलब ये है कि भारत किसी भी बाहरी शक्ति या देश के नियंत्रण में नहीं है। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने का अधिकार रखता है। भारत की सरकार अपने देश के हित में नीतियां बनाती है और किसी अन्य देश के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का अर्थ है ऐसा समाज जहां सभी लोगों को समान अवसर मिले और आर्थिक असमानता को कम किया जाए। इसका उद्देश्य ये है सुनिश्चित करना है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय और समान अवसर प्राप्त हो। भारत में समाजवादी व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि सभी संपत्ति सरकार के पास हो, बल्कि इसका अर्थ ये है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाए जिससे गरीब और कमजोर वर्गों का विकास हो सके और समाज में आर्थिक संतुलन बना रहे। सेक्युलर। सेक्युलर का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता। इसका मतलब ये है कि भारत का राज्य किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता और सभी धर्मों को समान सम्मान देता है। भारत में हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, उसका प्रचार करने और अपनी धार्मिक परंपराओं का पालन करने की स्वतंत्रता है। सरकार सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकरण रखती है। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ है लोकतांत्रिक व्यवस्था। इसका मतलब ये है कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है, नागरिकों को मतदान का अधिकार होता है
और वे अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो संसद और सरकार का निर्माण करते हैं। इस प्रकार भारत में अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। रिपब्लिक। रिपब्लिक का अर्थ है कि देश का प्रमुख हेड ऑफ स्टेट जनता द्वारा चुना जाता है, न कि किसी वंशानुगत राजतंत्र के माध्यम से। भारत में राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और इसे अप्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है। इसलिए भारत को एक गणतंत्र देश कहा जाता है। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। प्रस्तावना में 4 महत्वपूर्ण आदर्शों का भी उल्लेख किया गया है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। जस्टिस न्याय का अर्थ है कि समाज के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। लिबर्टी स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्राप्त हो। इक्वालिटी समानता का अर्थ है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। फ्रेटर्निटी बंधुत्व का अर्थ है कि समाज में सभी लोगों के बीच भाईचारे और एकता की भावना बनी रहे। ये सभी आदर्श भारत को एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समान समाज बनाने के उद्देश्य को दर्शाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर। भारतीय संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर से तात्पर्य संविधान की उन मूल विशेषताओं से है जिन्हें बदला या समाप्त नहीं किया जा सकता। संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये सिद्धांत इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि सरकार को संविधान की मूल संरचना को बदलने की अनुमति दे दी जाए तो लोकतंत्र और नागरिकों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन एक न्यायिक सिद्धांत है जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विकसित किया है। इस सिद्धांत के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट या समाप्त नहीं कर सकती। इस सिद्धांत का उद्देश्य संविधान के मूल मूल्यों और लोकतांत्रिक ढांचे की रक्षा करना है। केशवानंद भारती केस 1973 बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का सिद्धांत सबसे पहले 1973 में केशवानंद भारती केस में सामने आया। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती। ये फैसला भारतीय संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाता है, क्योंकि इससे संविधान की मूल भावना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा सुनिश्चित हुई। बेसिक स्ट्रक्चर के मुख्य तत्व। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर कई निर्णयों में संविधान की मूल संरचना के कुछ महत्वपूर्ण तत्वों को स्पष्ट किया है। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल है: संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघीय व्यवस्था, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। इन तत्वों को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है और इन्हें किसी भी संशोधन के माध्यम से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार प्रस्तावना और मूल संरचना भारतीय संविधान की विचारधारा और मूल सिद्धांतों को दर्शाती हैं। ये न केवल संविधान की दिशा निर्धारित करती हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करती हैं कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और नागरिकों के अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की व्याख्या। इंटरप्रिटेशन। भारतीय संविधान एक बहुत विस्तृत और जटिल दस्तावेज है। इसमें सैकड़ों अनुच्छेद, अधिकार, कर्तव्य और शासन व्यवस्था से जुड़े नियम शामिल हैं। लेकिन समय के साथ समाज बदलता रहता है, नई परिस्थितियां पैदा होती हैं और कई बार संविधान के किसी प्रावधान का सही अर्थ समझना आसान नहीं होता। ऐसी स्थिति में संविधान के प्रावधानों को सही तरीके से समझने और लागू करने के लिए उनकी व्याख्या, इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता होती है। संविधान की व्याख्या का मुख्य कार्य न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है। जब किसी कानून, सरकारी निर्णय या संवैधानिक प्रावधान को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तब अदालत ये तय करती है कि संविधान के अनुसार उसका सही अर्थ क्या है और उसे किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार संविधान की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा की जाने वाली एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिससे संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों की रक्षा होती है। कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन क्या होती है? संविधान की इंटरप्रिटेशन का अर्थ है संविधान में लिखे गए प्रावधानों, अनुच्छेदों और सिद्धांतों का सही अर्थ समझना और उन्हें व्यावहारिक परिस्थितियों में लागू करना। कई बार संविधान के शब्द सीधे और स्पष्ट नहीं होते या फिर नई परिस्थितियों के कारण उनका अर्थ बदल सकता है।
ऐसे मामलों में अदालत ये तय करती है कि संविधान का वास्तविक उद्देश्य क्या है और उसका सही अर्थ कैसे समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी कानून के कारण नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रभावित होते हैं, तो अदालत ये जांच करती है कि वो कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं। यदि अदालत को लगता है कि वो कानून संविधान के खिलाफ है, तो उसे असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। इस प्रकार संविधान की व्याख्या न्यायपालिका को ये शक्ति देती है कि वो संविधान की भावना और उद्देश्य की रक्षा कर सके। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भारत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का सर्वोच्च संरक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने और उसकी रक्षा करने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। जब किसी संवैधानिक मुद्दे या विवाद को लेकर मामला अदालत में आता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये निर्णय देता है कि संविधान के अनुसार सही व्यवस्था क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करता है कि संसद और सरकार द्वारा बनाए गए कानून संविधान के अनुरूप हों। यदि कोई कानून संविधान के खिलाफ पाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द भी कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और ये सुनिश्चित करता है कि सरकार किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन न करे। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक होता है। जुडिशियल रिव्यू का अर्थ है न्यायालय की वो शक्ति जिसके माध्यम से वो सरकार या संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और निर्णयों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है। यदि कोई कानून या सरकारी कार्य संविधान के प्रावधानों के खिलाफ पाया जाता है, तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के अनुसार ही कार्य करे और वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे। ये लोकतंत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। भारत में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास होती है। इसके माध्यम से न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखती है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का अर्थ है अदालतों द्वारा संविधान और कानूनों की व्याख्या करना। जब किसी संवैधानिक प्रावधान का अर्थ स्पष्ट नहीं होता या किसी नए प्रकार का विवाद सामने आता है, तब अदालत उस प्रावधान की व्याख्या करती है और ये तय करती है कि उसका सही अर्थ क्या है। न्यायालय अपने निर्णयों के माध्यम से संविधान की नई नई व्याख्याएं प्रस्तुत करता है। समय के साथ कई महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों ने संविधान की समझ को और अधिक स्पष्ट किया है। उदाहरण के लिए, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने मौलिक अधिकारों की व्याख्या को विस्तृत किया है और नागरिकों की स्वतंत्रता को मजबूत बनाया है। इस प्रकार जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से संविधान एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है, जो समय के साथ बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपने सिद्धांतों को लागू करता रहता है। ये प्रक्रिया संविधान को स्थिर और प्रभावी बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज एंड देयर इंटरप्रिटेशन। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य तथा उनकी व्याख्या भारतीय संविधान का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा। फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज मौलिक कर्तव्य है। संविधान निर्माताओं का उद्देश्य केवल एक शासन व्यवस्था बनाना नहीं था, बल्कि ऐसा समाज बनाना भी था जहां हर नागरिक को सम्मान, स्वतंत्रता और समान अवसर मिल सके। इसलिए संविधान में नागरिकों के कुछ विशेष अधिकारों को सुरक्षित किया गया, जिन्हें मौलिक अधिकार कहा जाता है। इसी के साथ ये भी आवश्यक समझा गया कि नागरिकों के केवल अधिकार ही न हों, बल्कि उनके कुछ कर्तव्य भी हों, जिनका पालन करके वे देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। इसलिए संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल किया गया। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य मिलकर एक संतुलित और जिम्मेदार समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स वे मूल अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं। इन अधिकारों का उद्देश्य नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना है। मौलिक अधिकारों को संविधान का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग माना जाता है, क्योंकि ये नागरिकों को सरकार के अत्यधिक हस्तक्षेप से बचाते हैं। यदि सरकार या कोई संस्था इन अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो नागरिक सीधे अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को इन अधिकारों की रक्षा करने का अधिकार दिया गया है। इसी कारण मौलिक अधिकारों को लोकतंत्र की नींव भी माना जाता है। 6 फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
ये अधिकार समाज में समानता, स्वतंत्रता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। 1. राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। ये अधिकार ये सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक कानून की नज़र में समान हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या अन्य आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। इसका उद्देश्य समाज में समानता और न्याय को स्थापित करना है। 2. राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को कई प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार और देश में कहीं भी रहने तथा काम करने की स्वतंत्रता। ये अधिकार लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण आधारशिला माना जाता है। 3. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का उद्देश्य कमज़ोर वर्गों को शोषण से बचाना है। इसके अंतर्गत मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बच्चों से खतरनाक उद्योगों में काम करवाने जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है। 4. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने, प्रचार करने और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। इस अधिकार के माध्यम से सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। 5. कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ये अधिकार विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदायों की भाषा, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए दिया गया है। इसके तहत उन्हें अपनी शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार मिलता है। 6. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये अधिकार नागरिकों को ये शक्ति देता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस अधिकार की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट्स जारी कर सकते हैं। आर्टिकल 1 to 50 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख अनुच्छेद 12 से 35, आर्टिकल्स 12 to 35 के बीच किया गया है। इन अनुच्छेदों में ये बताया गया है कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं और सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती। इन अनुच्छेदों के माध्यम से संविधान नागरिकों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। यदि कोई कानून इन अधिकारों के खिलाफ पाया जाता है तो न्यायालय उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान में नागरिकों के कुछ कर्तव्यों को भी शामिल किया गया है, जिन्हें फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। इन कर्तव्यों का उद्देश्य नागरिकों को ये याद दिलाना है कि देश की प्रगति और व्यवस्था बनाए रखने में उनकी भी जिम्मेदारी है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को ये प्रेरणा देते हैं कि वे संविधान का सम्मान करें, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करें और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ वे नैतिक और सामाजिक कर्तव्य हैं जिन्हें हर भारतीय नागरिकों को निभाना चाहिए। ये कर्तव्य नागरिकों को देश के प्रति जिम्मेदार और अनुशासित बनाने में मदद करते हैं। हालांकि इन कर्तव्यों का उल्लंघन करने पर सीधे कोई सज़ा नहीं दी जाती, लेकिन ये नागरिकों को देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं और समाज में अनुशासन बनाए रखने में सहायता करते हैं। 42nd अमेंडमेंट 1976। शुरुआत में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। बाद में 1976 में 92वें संविधान संशोधन 1976 समाज माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इस संशोधन के तहत संविधान में अनुच्छेद 65A जोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय चेतना और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित कर्तव्य शामिल हैं: संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा देना, सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना,
वैज्ञानिक सोच और मानवता की भावना को बढ़ावा देना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी निभाना। इस प्रकार मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जहां मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करते हैं, वहीं मौलिक कर्तव्य उन्हें देश और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। दोनों मिलकर एक जिम्मेदार, न्यायपूर्ण और लोकतांत्रिक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्टेट पॉलिसी प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन्हें हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है। ये ऐसे सिद्धांत और दिशा निर्देश हैं जो सरकार को ये बताते हैं कि देश के शासन को किस दिशा में चलाया जाना चाहिए और समाज के विकास के लिए किन बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत में एक न्यायपूर्ण, समान और कल्याणकारी समाज, वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है। संविधान निर्माताओं ने ये महसूस किया कि केवल मौलिक अधिकार देने से ही समाज में पूर्ण न्याय और समानता स्थापित नहीं की जा सकती। इसके लिए सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो समाज के सभी वर्गों के विकास को सुनिश्चित करें। इसलिए संविधान में DPSP को शामिल किया गया ताकि सरकार इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर देश के विकास के लिए कार्य करे। DPSP क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वे सिद्धांत हैं जो राज्य को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये सिद्धांत संविधान के अनुच्छेद 336 से 81, आर्टिकल्स 36 to 81 में वर्णित हैं। इनका उद्देश्य सरकार को ये दिशा देना है कि वो ऐसी नीतियां बनाए जिससे समाज के कमजोर और पिछड़े वर्गों का उत्थान हो सके, आर्थिक असमानता कम हो सके और सभी नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त हो सके। हालांकि DPSP कानून की तरह सीधे लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात यदि सरकार इन सिद्धांतों का पालन नहीं करती तो नागरिक सीधे अदालत में जाकर इनकी मांग नहीं कर सकते। फिर भी ये सिद्धांत सरकार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये देश के विकास की दिशा और नीतियों को निर्धारित करते हैं। DPSP का मुख्य उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट बनाना है, जहां हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। इन सिद्धांतों के माध्यम से सरकार को ये निर्देश दिया गया है कि वो समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करे, गरीबों और कमजोर वर्गों की सहायता करे, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करे तथा समाज में न्याय और समानता स्थापित करे। DPSP ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि देश के संसाधनों का उपयोग पूरे समाज के हित में किया जाए और किसी एक वर्ग के पास अत्यधिक संपत्ति या शक्ति का केंद्रीकरण न हो। इस प्रकार DPSP समाज में संतुलित और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं। DPSP की विशेषताएं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो इन्हें भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। सबसे पहली विशेषता ये है कि ये सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, गाइडलाइंस के रूप में कार्य करते हैं। ये सरकार को ये बताते हैं कि देश के विकास के लिए किन नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, अर्थात यदि सरकार किसी DPSP का पालन नहीं करती तो नागरिक अदालत में जाकर उसे लागू कराने की मांग नहीं कर सकते। फिर भी सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो इन सिद्धांतों का पालन करे। तीसरी विशेषता ये है कि DPSP का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ये समाज में समान अवसर, बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। चौथी विशेषता ये है कि DPSP और मौलिक अधिकार मिलकर भारतीय संविधान की समग्र विचारधारा को व्यक्त करते हैं और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना में सहायक होते हैं। DPSP के प्रकार। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को उनके उद्देश्यों और प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहला प्रकार सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता स्थापित करना है। उदाहरण के लिए सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी लोगों को पर्याप्त रोजगार के अवसर मिले और आर्थिक संसाधनों का वितरण न्यायपूर्ण तरीके से हो।
दूसरा प्रकार गांधीयन प्रिंसिपल्स है। ये सिद्धांत महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित हैं। इनका उद्देश्य ग्रामीण विकास, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है। तीसरा प्रकार लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है। ये सिद्धांत आधुनिक और प्रगतिशील विचारों पर आधारित है। इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाना और देश के प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का संबंध। भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दोनों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। दोनों का उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना करना है, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग है। फंडामेंटल राइट्स नागरिकों को सीधे अधिकार प्रदान करते हैं और यदि इनका उल्लंघन होता है तो नागरिक अदालत में जाकर न्याय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी ओर डीपीएसपी सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत होते हैं और इन्हें सीधे अदालत में लागू नहीं कराया जा सकता। हालांकि दोनों के बीच गहरा संबंध है, क्योंकि मौलिक अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जबकि डीपीएसपी समाज के समग्र विकास और कल्याण की दिशा निर्धारित करते हैं। जब सरकार डीपीएसपी के अनुसार नीतियां बनाती है तो इससे मौलिक अधिकारों का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। इस प्रकार फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी मिलकर भारतीय संविधान के उस लक्ष्य को पूरा करने में सहायता करते हैं, जिसमें एक ऐसा समाज स्थापित करना है जहां न्याय, समानता और स्वतंत्रता सभी नागरिकों को प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने यूनिट 1 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को समझा। उम्मीद है कि अब आपको इस यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी टॉपिक को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में यूनिट 2 के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।